आइए देखें क्या है आज की खबरों में। कभी जिस बिजली संयंत्र ने कोरबा को ऊर्जाधानी बनाया, अब वह इतिहास के पन्नों में दफन हो चुका है। उसकी दूसरी चिमनी भी ध्वस्त कर दी गई है। इस प्लांट का मलबा कबाड़ियों के लिए बेच दिया गया है। एक एक कर पुर्जे खुल गए और बिकते चले गए। दरअसल 70 के दशक में अविभाजित मध्य प्रदेश का हिस्सा रहे छत्तीसगढ़ के कोरबा में MPEB ने भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के सहयोग से कोरबा पूर्व ताप विद्युत संयंत्र परिसर में वर्ष 1976 में 120 मेगावाट की एक इकाई क्रमांक 5 व 1981 में दूसरी इकाई क्रमांक 6 स्थापित की गई थी। यह बिजली संयंत्र काफी पुराना होने की वजह से निर्धारित मानक से अधिक प्रदूषण फैलाने लगा। लिहाजा कुछ साल पहले नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पूर्व संयंत्र से प्रदूषण अधिक होने पर ऐतराज जताते हुए बंद करने की सिफारिश राज्य सरकार से की थी। इस संयंत्र को चालू रखने के लिए दोनों इकाइयों का नवीनीकरण वर्ष 2005 में 300 करोड़ से भी ज्यादा राशि खर्च कर किया गया और फिर पुनः पूरी क्षमता से विद्युत उत्पादन होने लगा। बाद में प्रदूषण के मापदंड के नियम कड़े होने पर इकाइयों का परिचालन में दिक्कत आने लगा और आखिरकार कंपनी ने इन दोनों इकाइयों को 31 दिसंबर 2020 की रात 12 बजे बंद कर दिया। अब इस संयंत्र का कबाड़ खरीदने वाली कंपनी द्वारा वर्तमान में लगातार सामान निकाला जा रहा है। संयंत्र के स्ट्रक्चर को गिराया जा रहा है। यह काम भी लगभग अंतिम चरण में है। इसी कड़ी में 24 घंटे के भीतर ही संयंत्र की दोनों चिमनियों को भी डिसमेंटल कर दिया गया है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। SDM ज्योति मौर्य जैसी कहानी कोरबा में भी सामने आई है। एक मजबूर पति ने अपनी पत्नी को मजदूरी कर शिक्षिका बनाया। उसने बेवफाई कर दी। आरोप है कि शिक्षिका बनते ही पत्नी ने पति का साथ छोड़ दिया। पत्नी पर उचित कार्रवाई की मांग के लिए पति जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंच गया। मजदूर पति ने बताया कि वह शांति कुमार कश्यप, पिता रघुनाथ प्रसाद कश्यप, उम्र लगभग 38 वर्ष, निवासी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी बालको नगर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ का है। उसका विवाह 6 मई 2011 को शिक्षिका पत्नी वर्तमान में उम्र 34 वर्ष के साथ हिंदू रीति रिवाज के साथ हुआ। दोनों के दाम्पत्य जीवन में 2 पुत्री का जन्म हुआ। उसने अपनी पत्नी को आगे की पढ़ाई करवाई और शिक्षा कर्मी तृतीय वर्ग में नौकरी भी दौड़ धूप करके अपने परिश्रम से लगवा दिया। लेकिन उसका 2 वर्ष से किसी गैर पुरुष के साथ संबंध है। अपने ससुराल वालों को बताया कि आपकी बेटी गलत रास्ते में जा रही है, तो उसके मायके वालों ने अपनी बेटी को समझाने की बजाय और भड़का एवं बढ़ावा तथा सहयोग दिया। पत्नी शिक्षिका पति का अंक सूची, आधार कार्ड, जमीन की रजिस्ट्री पेपर व अन्य दस्तावेज व सोना चांदी लेकर चली गई है। वर्तमान में पत्नी शिक्षिका, जो कि कोरबा विकास खंड के एक शासकीय प्राथमिक स्कूल में सहायक शिक्षिका के पद पर पदस्थ है। अब उसने जीवित पति के रहते हुए व बिना तलाक हुए गैर पुरुष के साथ तीसरा बच्चा प्राप्त कर लिया है एवं परिवार परामर्श केंद्र में झूठा बयान दिया गया। बालको थाना में झूठा FIR किया गया। जिला सत्र न्यायालय कोरबा में झूठा बयान दिया गया और अपने पति पर झूठा आरोप लगाया। पूरे परिवार एवं समाज में बदनाम किया गया। जी, मैं अपनी पत्नी से बहुत प्रताड़ित हूँ। मैंने उसको पढ़ा लिखा कर शिक्षिका बनाया। शिक्षिका बनाने के बाद मैंने कि पूरा उसको एक पति होते हुए पिता का कार्य किया और उसको जमीन वमीन सब लिया, उसी के नाम लिया, ताकि परिवार ही मेरी अर्धांगिनी है, ताकि अच्छे से हम लोग जीवन यापन कर सकें। जब मैं घर बना रहा था उसी समय इसका रिलेशन शांतिलाल साहू नाम के व्यक्ति से हुआ, जो एक साइड में मेरे यानी कि संयंत्र में काम करता है और वह साइड में अपने घर तरफ जमीन दलाली करता है। वो इसके संपर्क में आए, जिसके मुझे भनक लगा, तो मैंने अपने उसके सास ससुर को बताया, अपने सास ससुर को, ताकि उस आपकी बेटी ये गलत रास्ते में जा रही है, तो मेरे प्रति और उसको भड़का दिए कि शक करता है, मारता पीटता, इसलिए बिगड़ गया बोल के। जी, तब तक से मैं वो लेके चले गए हैं। सन 21 का घटना है। 10 जुलाई सन 21 से मेरे पास नहीं है वो। मेरा नाम शांति कुमार कश्यप, मैं बालको संयंत्र में ठेका श्रमिक हूँ और अपनी मजदूरी करके अपना अभी फिलहाल जीवन यापन कर रहा हूँ। आपकी पत्नी शिक्षिका है? मेरी पत्नी शिक्षिका है। कहाँ पदस्थ है? ये बालको भद्रापारा स्कूल में पदस्थ है, सहायक शिक्षिका। आपके साथ कब से नहीं है?
और 10 जुलाई सन 21 से। कहाँ रहते हैं? अब वो मैं उसके पिताजी लेके गए हैं तिलकेजा गांव में, तब से वो अब वो कहाँ रहते हैं क्या करते हैं वो उसके पिताजी लोग भी जवाब दे पाएंगे। जी मेरी 2 पुत्री हैं और वो गैर पुरुष से अवैध संबंध बना के एक पुत्री और पुत्र प्राप्त और कर लिया, या पुत्र है कि पुत्री मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक बच्चा प्राप्त किया है। वो बच्चा है कितने दिन का? ये करीब 1-1.5 महीना का हुआ है, लगभग खबर लगा है मुझे। तो आपसे कुछ तलाक वलाक हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ, ना मेरे नाम में FIR हुआ है, ना कहीं, सिर्फ परामर्श केंद्र में हुआ है। एक बार बुलाए तो वही लोग किए थे जिसमें मैं रखने के लिए सक्षम तैयार था। और 8 नवंबर सन 21 को एक ग्रामीण में पंचायत हुआ था समाज के द्वारा, जिसमें मैं भी बोला था कि मैं उसको रखूंगा, तो फिर भी वो नहीं आया। 6/5/2011 को शादी हुआ है, उसका सर्विस नहीं लगा था। मैं ही उसको यहाँ ला के, यहाँ तक कि जाति निवास भी नहीं बना था, यानी मेरी दौड़ धूप के ही सहयोग से वो जाति निवास भी बना, फिर सर्विस में ही लगाया दौड़ भाग करके। अब आप क्या चाहते हैं? अब मैं ये चाहता हूँ ताकि भाई उसको भविष्य में ही बनाया हो, तो उसको जैसे अर्थ से पर्स ले लेके जाते हैं वैसे उसको पर्स से अर्थ में पूरा लेके जाऊँ। अच्छा, मतलब उसकी नौकरी चाहते हैं? जी 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 जी, ताकि भविष्य में ऐसा दोबारा आप रखना नहीं चाहते उसको? अब कहाँ रख पाएंगे मैडम। मैं आवेदन जिला शिक्षा अधिकारी के पास भी दिया था, जिसे मैं लेके आया हूँ जो जानकारी के लिए, ताकि मेरा आवेदन की कार्रवाई हो रही है कि नहीं। न्यूज डेस्क, नमस्ते कोरबा न्यूज। कोरबा जिला अंतर्गत आने वाले ग्राम लाद के ग्रामीण कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने जनदर्शन में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए निवेदन किया कि उन्हें विगत 3 माह से सरकारी राशन प्राप्त नहीं हो रहा है, जिससे बाजार से बढ़े हुए मूल्य में राशन खरीदना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि सरकारी राशन दुकान को स्व सहायता समूह द्वारा चलाया जाता है, परंतु उनके क्षेत्र में एक व्यक्ति विशेष द्वारा इस कार्य को किया जा रहा है, जिसकी शिकायत उन्होंने पहले भी की थी। शिकायत करने के बाद कुछ माह तक राशन नियमित रूप से मिला, लेकिन वर्तमान में 3 माह से राशन वितरण में भारी अनियमितता बरती जा रही है, जिसके लिए हम सभी ग्रामीण जन कलेक्टर को आवेदन देकर राशन वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित कराने की मांग कर रहे हैं। वहाँ से मतलब हमारे राशन कार्ड के बारे से हम यहाँ आए हैं, मतलब कोई 1 महीना में पूरा आदमी मन के वितरण हो गए से पूरा मन के बची से अभी 3 महीना 4 महीना बची से आधा आदमी के। कितने लोग को राशन नहीं मिला? यहाँ टोटल अभी मतलब करीब 60-70 जने को नहीं मिला है। तो खाली पंडो परिवार को ही नहीं दे रहे हैं? नहीं, पंडो परिवार नहीं, दोनों मिला के, मतलब बड़ भाई को भी नहीं दिया है। शिकायत पहले किए कहीं? हाँ, शिकायत तो किए थे 2022 में, फिर तो वहाँ फिर शिकायत किए तो दिया, फिर वितरण किया वो। उसके बाद फिर दोबारा फिर वही तमाशा कर रहा है वो लोग। कौन डीलर? कौन है डीलर? मदन सिंह मरावी, जनपद सदस्य। क्या बोलता है जाने से बोलता है कि यहाँ चावल नहीं आ रहा है करके। कितना दिन हो गया लगभग? 3 महीना नहीं मिला है अभी चावल, मतलब 10-12 आदमी को नहीं मिला है 3 महीना, और बाकी आदमी को 50-60 जने को 2 महीना का नहीं मिला है। हाँ, राशन कार्ड में चावल नहीं मिला। कब का दिन हो गया? अब 2 महीना। का समस्या होते ओकर ले? आधा चावल भेजा थे सरकार। हाँ, फिर ओकर ले समस्या का होते? का होते भूखे मरत का करे ए करत। कहाँ शिकायत करेगा? एक बार करे रही शिकायत तो ठीक दे रहे, फिर शिकायत दे आज फिर आवत। अच्छा, तो कहाँ थे जाए में वहाँ? चावल नहीं है कहते? राशन कार्ड में चावल नहीं मिले, हमारे विक्रेता नहीं दे चावल। हाँ। ना खोले नहीं खोलते तो नहीं पूरे चावल। कब का दिन हो गया? 3 महीना। हाँ, फिर कितना समस्या होते कर वजह से? ओकर वजह से वही आप नहीं दे तो खरीद थन खाथन 25 रुपया 30 रुपया किलो चावल। हाँ। आप नहीं दे तो शासन भेजते तो ना चावल ले जाथन सोसाइटी में। हाँ। आखिर थोड़ी जाते हैं। हाँ। तो नहीं देता आप खरीद थन, गरीब आदमी नहीं खरीद। तो कर ले कितना परेशानी होते हैं? तो परेशानी इसमें तो आए हैं। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए रामकुमार यादव के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमें जानकारी मिली है कि कुछ लोग नमस्ते कोरबा समाचार में खबर चलाने के नाम से पैसों की उगाही कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि खबर चलाने के नाम से अगर कोई आपसे पैसों की मांग करता है तो आप अपने संबंधित थाना क्षेत्र में उस व्यक्ति की शिकायत करें। इसके साथ ही आप हमसे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं।
हम अपने कार्य को व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखते। संपर्क करें 7000314479 9827107490। राज्य शासन द्वारा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान करने वाली मितानिनों को पूर्व में दी जा रही प्रोत्साहन राशि के अतिरिक्त मितानिन कल्याण निधि योजना अंतर्गत राशि में 1 अप्रैल 2023 से मानदेय में 2200 रुपए की वृद्धि की गई है, परंतु जिले में कार्य कर रही मितानिनों को इसका फायदा नहीं मिल रहा है। इसके लिए उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा एवं जल्द से जल्द बढ़े हुए मानदेय को जारी करने की मांग की है। आज इसकी हम लोग आवेदन देने आए थे। इससे पूर्व आवेदन हम लोगों ने विधायक महोदय को दी थी और उसमें 20 लाख रुपए की स्वीकृति आ गई है हमारे मितानिन भवन के लिए, मितानिन प्रशिक्षण केंद्र के लिए। तो वो क्या है, अभी जैसे कि कहीं से हम लोग को रास्ता दिखा है नहीं। मैं 1-2 बार सर से बात भी की थी कि सर हमको प्रशिक्षण भवन चाहिए, क्योंकि आए दिन हम लोग जैसे कि हर बार मीटिंग करते रहते हैं। तो कभी हम लोग सामुदायिक भवन को बोलते हैं कि दे दो बैठने के लिए, तो वहाँ नहीं देते हैं। कभी स्वास्थ्य केंद्र में जाते हैं तो वहाँ भी बहुत सारे पेशेंट आते हैं, वहाँ भी बैठने की असुविधा होती है। तो जिले में कम से कम एक जगह हम लोगों को बैठने का जगह हो, जिसमें हम मितानी ने अपनी आपसी सहमति से या जो भी समस्याएं हैं या कुछ भी रहता है उसमें डिस्कस भी कर सकें। और इसी कारण हमारी मांग थी कि हमको प्रशिक्षण केंद्र जिला के अंतर्गत एक प्रशिक्षण भवन मिलना चाहिए। यहाँ हम अपने राज्य अंश और स्वास्थ्य मंत्री द्वारा बढ़ाए गए पैसे की घोषणा की गई थी, उसके लिए आवेदन देने आए थे कि उनके द्वारा घोषणा तो कर दी गई है पर उसको अभी तक लागू नहीं किया गया है, जबकि हमारे ही साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी घोषणा किया गया था, उनको पर मिल रहा है। 2 महीना हो गया उनको मिल रहा है। तो जब अगर उनके लिए फंड है तो हम निचले स्तर में सबसे नीचे स्तर का कार्य करते हैं हम लोग, हमारे लिए भी फंड होना चाहिए। साथ में जो घोषणा किया गया है वो पैसा ना देकर जो राज्य अंश मिल रहा है वो भी 4 महीने हो गए नहीं दिया जा रहा है। कई ऐसी मितानिन है जिनका घर इसी से ही चलता है, सिर्फ यही एक आधार है जिससे वो अपने बच्चों को पाल रहे हैं और अपना घर गृहस्थी चला रहे हैं। ऐसी स्थिति में आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। ये जब हाथ में मिल जाएगा, जब हम लोग एकदम आश्वस्त हो जाएंगे कि हाँ अब हमारे हाथ में आ रहा है जो पैसा बढ़ा हुआ है या जो घोषणा किया गया था वो अब हमको मिल रहा है करके, तब हमारी खुशी होगी। क्योंकि इस तरीके के बात तो हमको कई बार कहा जा चुका है। और एक और बात है, 100 बेड जो अभी के समय में कॉलेज बन गया है, मेडिकल कॉलेज बन गया है, यहाँ इतनी सारी असुविधाएं हैं मरीजों के लिए। ना तो सही से बेड है, ना पंखा है, ना ही वहाँ और भी मूलभूत सुविधाएं जैसे पानी हो गया, शौचालय हो गया, बिजली हो गया, इसकी कोई भी व्यवस्था नहीं है। तो हम लोग इस संबंध में भी यहाँ आवेदन देने आए थे कि अगर मेडिकल कॉलेज बनाया गया है तो उसको मूलभूत सुविधाओं से भी जोड़ा जाए और खासकर मितानिनों के साथ तो सही से व्यवहार किया जाए। वहाँ जो ड्यूटी में सिस्टर रहते हैं या फिर जो भी रहते हैं वो लोग हम लोगों के साथ इतनी अभद्रता तरीके से व्यवहार करते हैं कि हम लोगों को अफसोस होता है कि हम यहाँ मरीज लेकर क्यों आ रहे हैं। इससे अच्छा ही होता कि वो अपने से कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन हम पूरे दिन और रात मेहनत करके उनको उनके मानसिक तौर से मजबूत बनाते हैं कि सारे शासकीय सुविधाएं बहुत अच्छी होती हैं करके, और उनको वहाँ लाते हैं जबकि वहाँ मूलभूत सुविधाएं ही नहीं है। इनका एक मांग है कि जो अभी आदरणीय सीएम साहब जो 2200 रुपये इनका मितानिनों को बढ़ाए हैं उसके संबंध में नहीं मिल रहा है, ये शिकायत है। तो अभी मैंने इनको बताया है कि कल ही हमारे पास 10 जुलाई को डायरेक्टर से पत्र आया है, उसको पेमेंट करना है, तो उसकी कार्रवाई कर रहे हैं। और दूसरा मांग था इनका एक राज्यांश का अभी अंश नहीं मिला है इनको, जो मिलता है इनका केंद्र और राज्य का मिला के, तो उसके लिए हमने डिमांड की है बजट की, वो जैसे मिलेगा तो वो भी दिया जाएगा। और तीसरा क्या जमीन का इनका कुछ मितानिन भवन के लिए कोई मांग है, प्रशिक्षण केंद्र के लिए। तो चूंकि भवन का जमीन का मांग है वो मैं इनका देख लेता हूँ क्या है, मेरे अंडर का तो नहीं है वैसे जमीन और भवन का काम, लेकिन फिर मैं जहाँ से बनेगा हेल्प करने की कोशिश करूँगा इसकी। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। युवा कांग्रेस जिला कोरबा द्वारा पोड़ी क्षेत्र की ग्राम बंजारी मड़ई गनिया
सरभोका क्षेत्र में व्याप्त बदहाल बिजली व्यवस्था एवं पदस्थ सहायक अभियंता की मनमानी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए ग्रामीणों ने साथ मिलकर जमकर नारेबाजी करते हुए कार्यपालन अभियंता को पत्र सौंपा एवं उचित कार्रवाई की मांग की गई। 7 दिवस के भीतर कार्रवाई न होने की दशा में नेशनल हाईवे गुरसिया के समीप चक्का जाम करने का आह्वान किया गया है। इस अवसर पर युवा कांग्रेस जिला महासचिव मधुसूदन दास ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में बिजली व्यवस्था पूर्ण रूप से बदहाली की जिंदगी जी रहा है। ग्राम पंचायत बंजारी, मड़ई, रिंगनिया, सरभोका, मड़ई का आश्रित ग्राम पानी कोडवारी, कठमोरगा, बुका, बंजारी का आश्रित ग्राम रापापारा, गांधीनगर, रिंगनिया का आश्रित ग्राम छाता, पखना में बिजली व्यवस्था पूरी तरीके से फेल है। 15 दिन से 15 मिनट आधा घंटा ही बिजली रहता है। आखिर ये कैसी व्यवस्था है? बरसात का समय है, गाहे बगाहे जहरीले जीव जंतु का अंधेरे में विचरण बढ़ रहा है। इसके साथ ही अगर कहीं बिजली विभाग की लापरवाही की शिकायत की जाए तो आपके अधिकारी सहायक अभियंता दिनेश पालके के द्वारा शिकायतकर्ता के ऊपर झूठा अपराध पंजीबद्ध करने या बिजली विभाग के कर्मचारियों को वहां भेजकर भोले भाले ग्रामीणों को डराया धमकाया जा रहा है। हम आपसे यह मांग करते हैं कि मामले को त्वरित रूप से संज्ञान में लेकर बिजली व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए एवं सहायक अभियंता दिनेश पालके को तत्काल प्रभाव से निलंबित की जाए। हम लोग आज यहाँ पर आए हैं कि पौड़ी के जो बंजारी क्षेत्र है, बंजारी फीडर में लगातार बिजली की जो कटौती की जो समस्या है, उस समस्या को लेकर के वहाँ के जो निवासरत है, रेंगनिया, सरभोका, बंजारी, आसपास के जो ग्रामीण हैं, उन लोगों को लगातार समस्या ये दिख रही है कि बिजली वहाँ पर 15 दिन से कटौती है, 4 दिन से कटौती है, रोज में मुश्किल से आधा घंटा लाइन दे रहे हैं। तो उन्हीं सब शिकायतों को लेकर के आए हैं। साथ ही साथ वहाँ का जो फीडर का जो अधिकारी है, सहायक अभियंता है पालके जी का, उनका भी शिकायत करने के लिए आज यहाँ पर आए कि उनके द्वारा FIR करने की धमकी दी जाती है वहाँ के ग्रामीणों को, या फिर उनके घर में बिजली की मीटर की जांच करवा दूंगा बोल करके धमकी दी जाती है। अगर उनके द्वारा पूछा जाता है, आमजनों द्वारा पूछा जाता है कि बिजली की ये समस्याएं हैं, तो इस प्रकार की धमकी दी जाती है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। उरगा क्षेत्र में पति ने पत्नी पर जानलेवा हमला कर दिया। आनन फानन में उसे अस्पताल लाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। पत्नी की हत्या करने के बाद पति ने भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक एक्सपर्ट की भी मदद ली जा रही है। पुलिस परिजनों और आसपास के लोगों के बयान दर्ज कर रही है। इसके अलावा घर को सील कर दिया गया है। पवन बिंजवार और पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद बढ़ने पर पवन ने पत्नी पर लोहे के घन से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना के बाद परिजन उसे तत्काल जिला मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने परीक्षण उपरांत महिला को मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद आरोपी पति ने अपने घर पर ही म्यार में फांसी लगाकर जान दे दी। सुखमती के सिर पर गंभीर चोट लगने से मौत हुई है। घटना की सूचना उरगा थाना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कमरे को सील कर दिया। घटना का कारण पति पत्नी के बीच आपसी विवाद को बताया जा रहा है। थाना उरगा क्षेत्र का एक गांव है ढंढनी, वहाँ के रहने वाले हैं पवन कुमार बिजवार और उसकी पत्नी सुमति। ये दोनों कल के डेट में अपने ससुराल गए हुए थे। यहाँ बरपाली में उनका ससुराल है, चावल वगैरह लेने के लिए गए थे और कल रात को लगभग 10 बजे के आसपास अपने घर वापस पहुंचे हुए थे, जहाँ पर किसी बात को लेकर के दोनों के बीच में विवाद हुआ था और जिसके बाद से पवन कुमार बिजवार जो है वो अपनी पत्नी सुमति को लोहे का घन जो होता है उससे उसके सिर में मार करके घायल कर दिया था और उसको पैर में फंसा के खुद भी फांसी के फंदे में चढ़ गया था। उसके जो वृद्ध माता पिता है उनको इस बात की जानकारी हुई तो सरपंच को फ़ोन करके बुलाया। उसके बाद 112 गई। 112 मौके पर पहुंच करके चूँकि महिला का सांस चल रहा था उसको तत्काल हॉस्पिटलाइज कराया गया, जहाँ उसकी मृत्यु हो गई। दोनों मामलों में पृथक पृथक मर्ग कायम किया गया है और जाँच कार्रवाई की जा रही है। बाद इसके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।